तो फार्माकोलॉजी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और इससे पीजी में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो साइंस ऑफ ड्रग विच डील्स विद इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजेनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल विद द लिविंग सिस्टम। एक्सोजेनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स विथ लिविंग सिस्टम, इसके इंटरेक्शन का ये विज्ञान है। तो फार्माकोलॉजी एक प्रकार का विज्ञान है जो कि क्या अध्ययन करता है, इंटरेक्शन बिटवीन एक्सोजेनसली एडमिनिस्टर्ड केमिकल मॉलिक्यूल्स विद द लिविंग सिस्टम। यानी एक लिविंग सिस्टम है, उसके अंदर एक्सोजेनसली एडमिनिस्टर्ड किया गया एक केमिकल मॉलिक्यूल को, इसके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन होंगे, इसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई रिएक्शन पैदा होगा और उस रिएक्शन का ही अध्ययन किया जाता है, इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है, उसे ही फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट द ड्रग डज द बॉडी डज टू द बॉडी, मतलब दवाएं जो हैं बॉडी को के लिए या फिर एक सेल के लिए क्या करती हैं, वो फार्माकोडायनेमिक्स कहलाता है। फार्माकोलॉजी एक साइंस है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी। Physiological and biochemical effect of drug and their mechanism of action at macromolecular और subcellular और organ system level। तो ये फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में यहाँ पर इतनी बातें बता दी हैं। अब हम लोग बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। ये शब्द बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक्स है बॉडी ने ड्रग्स पर क्या काम किया, ड्रग्स ने बॉडी पर क्या काम किया, यह है फार्माकोडायनेमिक्स। एंड बॉडी ने ड्रग पर क्या काम किया, वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग्स एंड अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी, इट इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स। ड्रग क्या है, ड्रग जो है ड्रॉ की शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। ड्राई हर्ब यानी सूखे हुए पेड़ पौधे, मतलब से सूखे हुए छोटे पौधे, उसी शब्द से बना हुआ है ड्रग। तो प्राचीन काल में सूखी हुई पत्तियों से ही इलाज किया जाता था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा गया। ए सबस्टेंस which can modify or explore the physiological system, pathological state for the benefit of recipient। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि substance which can modify or explore the physiological system, pathological state for the benefit of recipient। ठीक है, ये ऐसी कुछ सबस्टेंस हैं जो कि रिसिपिएंट को दिए जाने पर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है या पैथोलॉजिकल स्टेट में देने पर भी कुछ रिस्पॉन्स आता है, मॉडिफाई हो सकती है या फिर एक्सप्लोर किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर उस सिस्टम में कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स इंफॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ द डिजीज। यानी फार्माकोडायनेमिक्स इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके, डिजीज के साथ कोरिलेट करके हम किसी बीमारी को जब ठीक करने के उद्देश्य से काम करने लगते हैं, तो उसका मतलब होता है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। ठीक है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोडायनेमिक इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिजीज। यानी आपने पैथोलॉजी एंड फार्माकोडायनेमिक्स की इंफॉर्मेशन को दोनों को एक साथ यूज करके पेशेंट की स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करने लगे। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग इन मैन। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग इन मैन, इट इंक्लूड फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वेस्टिगेशंस। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं ड्रग का मेन में, या आप कह सकते हैं पेशेंट्स में,
इसके अंतर्गत ही फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वेस्टिगेशन आती है। कीमोथेरेपी क्या है? कीमोथेरेपी आप लोग जानते हैं मैलिग्नेंसी में इस्तेमाल किया जाने वाला एजेंट होता है। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन malignancy with specific drug that have selective toxicity for the organism or malignant cell with no or minimal effect on the host cell। कीमोथेरेपी जो है ये जनरली किया जाता है कैंसर में। कैंसर के लिए थेरेपी मानी जाती है, ठीक है। कैंसर के लिए युवराज सिंह को यही थेरेपी दी गई थी, कीमोथेरेपी। तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ जाता है कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करने के लिए? बहुत सारी थेरेपी हैं। कैंसर है तो उसे काट कर भी तो निकाला जा सकता है, यानी सर्जिकल मेथड से भी तो कैंसर का इलाज किया जा सकता है। तो हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल क्यों करें? आप आंसर दे सकते हैं तो दीजिए। आप आंसर दे सकते हैं तो दीजिए। किसी को नहीं पता है? देखिए, जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं वो एक ही जगह पर स्थिर रहती हैं, बट इन द केस ऑफ मेटास्टेसिस प्रोसेस दैट कैंसर सेल ट्रेवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब पूरे शरीर में कैंसर कोशिकाएं मौजूद हैं, तो आप सर्जरी तो करोगे नहीं, सर्जरी कर करके पूरे शरीर को थोड़ा काट कर तो निकालोगे नहीं। तो हमें एक ऐसी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ी जो कि सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी हो किसी खास ऑर्गेनिज्म के लिए या मैलिग्नेंट टिश्यू सेल्स के लिए। तो मिनिमल साइड इफेक्ट हो, इसके लिए भी ध्यान में रखना होता है, बट साइड इफेक्ट तो देखने को मिलते ही हैं। तो जैसे कि युवराज सिंह को जब कीमोथेरेपी लगाई गई तो उसके पूरे बाल, शरीर के बाल निकल गए, पूरे बाल चले गए, क्योंकि जो हमारे बाल वाले जो सेल्स होते हैं वो हैविली ग्रोथ पीरियड में रहते हैं। तो जो भी ग्रोथ प्रमोटिंग सेल्स हैं उनको वो मारने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स में कीमोथेरेपी में देखने को मिलते हैं। एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। साइड से सर्कुलेशन में जाने को एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। जैसे जो टीट बैग का इंजेक्शन लगता है वो कहाँ पर लगता है? इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस? टीट बैग यानी टिटनेस का जो इंजेक्शन लगता है वो आईएम लगता है या आईवी? वो आईएम, आईएम लगता है। हाँ, इंट्रामस्कुलर लगता है। तो इंट्रामस्कुलर वो है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, बट हमारे शरीर में वो पूरी जगह पहुंच जाता है कि नहीं, तो वो है उसका सर्कुलेशन। तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन में जाने की जो प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। कभी कभी कुछ ड्रग्स जो होती हैं, जैसे किसी पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में कोई महिला अगर चली गई, उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में अगर कोई स्त्री है और उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो आप किसका इंजेक्शन देना चाहेंगे? एस्ट्रोजन। हाँ, आप एस्ट्रोजन दे सकते हैं। और आप जो है टेस्टोस्टेरोन टाइप के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन्हीं के डेरिवेटिव्स आपको देने होते हैं, ताकि हड्डियों में जो मजबूती है वो बनी रहे, ठीक है। हड्डियों में क्या रहे? मजबूती आपकी बनी रहे। तो एस्ट्रोजन, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में एस्ट्रोजन की मात्रा भी घट जाती है, उससे हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। इसके लिए नैंड्रोलोन डिकोनेट इंजेक्शन भी आते हैं। तो बहुत तरीके के इंजेक्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं।
जो कि क्या करते हैं, एंड्रोजेनिक इंजेक्शन होते हैं, वो हड्डियों को मजबूत करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हमने हमने उसके बटक टिश्यू में लगाया, बट वो हमारे पूरे सर्कुलेशन में गया और अपना काम किया। ये स्टेरॉइड्स केमिकल्स होते हैं जनरली। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बायो अवेलेबिलिटी। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग ऑफ ए डोज ऑफ ए ड्रग दैट रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी ये क्या है कि अनचेंज्ड फॉर्म में टारगेट टिश्यू पर पहुंचना, अनचेंज्ड फॉर्म में ड्रग दैट रीचेस द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में ही पहुंचना को बोल गया बायो अवेलेबिलिटी। जहां पर एडमिनिस्ट्रेट किया फिर सर्कुलेशन में पहुंच गया, इसको हम लोग बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी, यानी इसकी अवेलेबिलिटी है। बहुत सारे तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ पहुंच जाते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। बिल्कुल होता ही है, ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्लियरेंस कांस्टेंट, ठीक है, क्लियरेंस कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, क्लियरेंस इज इक्वल टू 1 बाई कंसंट्रेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको ये सारे जो हैं काइनेटिक्स बताए जा रहे हैं कि कितने देर में वो जो मेडिसिन लगाई गई है उसका कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो प्लाज्मा टी हाफ, यानी हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग is the time taken for its plasma concentration to be reduced to the half of its original value। तो प्लाज्मा के अंतर्गत जो भी ड्रग है उसकी मात्रा आधी हो जाए उसे ही बोलते हैं प्लाज्मा टी हाफ, यानी टाइम, ये हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ। अभी क्या है, प्लेटू प्रिंसिपल। When constant dose of a drug is repeated before the expiry of the 4T half, it should achieve the higher peak concentration। तो यहाँ पर एक प्लेट्यू प्रिंसिपल बताया जा रहा है। When a constant dose of a drug is repeated before the expiry of the 4T half, it should achieve the peak concentration। तो प्लेटो फेज में जो भी कोई भी केमिकल है वो अपनी अधिकतम मात्रा में चला जाता है। ठीक है, अधिकतम मात्रा में। तो इसीलिए देखिए, अधिकतम मात्रा में अगर देना है तो हमें 4 इंटू टी की हाफ देना पड़ेगा आपको, रिपीटेड डोज ऑफ। इसीलिए मेडिसिन को हम पैरासीटामोल वगैरह को रिपीटेड डोज में दिया करते हैं। जैसे कि डोलो 650 देते हैं तो 3 बार देना पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में वो ख़त्म भी होता जाता है ना, तो उसका असर भी उसी अनुसार कम होता जाता है। तो रिपीटेड डोज ऑफ 4 इंटू टी हाफ, ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं प्लेटो प्रिंसिपल। एफिनिटी, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। एफिकेसी क्या होता है, एफिनिटी एंड एफिकेसी में बहुत अंतर होता है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक एक्टिविटीज को कहा जाता है एफिकेसी को। एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू एक्टिवेट द रिसेप्टर। तो एफिकेसी एंड एफिनिटी में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। एफिनिटी जो है वो रिसेप्टर में कंबाइन होने की क्षमता को दिखाता है, और एफिकेसी उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की क्षमता को दिखाता है। ठीक है, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने की, या तो वो रिसेप्टर
कोई चीज़ों को ब्लॉक कर देगा या तो कोई चीज़ों को एंट्री बढ़ा देगा, उसको हम कहेंगे एफिकेसी ऑफ द ड्रग। एंड एफिनिटी क्या है? कंबाइन विद द रिसेप्टर, एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू कंबाइन विद द रिसेप्टर। एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये सारे टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखो एगोनिस्ट क्या है? हैव बोथ एफिनिटी एंड मैक्सिमम एफिकेसी और इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो एगोनिस्ट में दोनों होता है, एफिनिटी भी बहुत तगड़ी होगी और एफिकेसी भी बहुत अच्छी। पार्शियल एगोनिस्ट क्या है? हैव एफिनिटी एंड सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो जब 0 से 1 में रहेगा आइए इंट्रिंसिक एक्टिविटी, तो ये बात की जाती है। इनवर्स एगोनिस्ट have affinity but intrinsic activity have a minus sign. Competitive agonist have affinity but no intrinsic activity. तो ये जो है बता रहा है कि मतलब किसी रिसेप्टर के ऊपर दवा चली गई, चिपक गई, बट वो रिसेप्टर कार्य ही नहीं कर रहा है, तो कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट वहां पर कार्य करने लगेगा। अब एगोनिस्ट क्या है? When one drug increases the action of another drug, they are said to agonist. तो ये हम आयुर्वेद में भी देखते हैं, इसी वजह से भावना वगैरह दिया जाता है। एंटागोनिस्ट क्या है? When one drug decreases inhibit the action of another drug, they are called antagonist. Synergism क्या है? When the action of one drug is increased by other, it is called synergism. तो यहाँ पर टाइप 2 एडिक्टिव एंड सुप्रा एडिक्टिव के बारे में बताया जा रहा है। इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। तो ये जो है एडिटिव रूल है सिनर्जिज्म में। ये क्या रूल है? ये नॉर्मल रूल है, एडिटिव रूल है। अब सुप्रा एडिटिव रूल भी कार्य करता है, जिसमें कुछ ज्यादा क्षमता बन जाती है। इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज मोर देन इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। समझ रहे हैं आप लोग बात? इसमें जैसे कि 1 + 1 इज इक्वल टू 1 हो रहा, इज इक्वल टू 2 हो रहा है। इसमें 1 + 1 इज इक्वल टू 11 हो जा रहा है, 1 और 1 11। समझ रहे हो? इसीलिए इसको सुप्रा एडिटिव इफेक्ट बोला गया। तो दोनों ही तरीके के इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें सिनर्जिज्म में। ड्रग एक्शन, combination of the drug with its receptor resulting in a conformational change. What is the meaning of conformational change? Conformational change defines with a proteinaceous protein structure change. समझ रहे हैं? प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, उस पर जब कोई भी ड्रग एक्शन करती है तो उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आता है इन द 3-dimensional मॉडल ऑफ द प्रोटीन। उसके कारण क्या होता है कि रिसेप्टर या तो खुल जाते हैं या तो बंद हो जाते हैं, जिसके कारण फंक्शनिंग ओवरऑल ऑर्गन की भी बदल जाती है। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। तो अगर ये सब जो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं हमारे पूरी बॉडी में, अगर इनको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं तो सिम्टम चेंज हो जाते हैं, अनलॉक कर देते हैं तो सिम्टम बदल जाते हैं। तो वही इसको ड्रग एक्शन वही बताया जा रहा है, कन्फर्मेशनल चेंजेस होता है। ड्रग इफेक्ट, इट इज द अल्टीमेट चेंज इन द बायोलॉजिकल फंक्शन ब्रॉट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग इफेक्ट क्या है? इट इज द अल्टीमेट चेंज इन द बायोलॉजिकल फंक्शन, ये अल्टीमेट चेंज है बायोलॉजिकल फंक्शन का, ब्रॉट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन पहले होता है और बाद में कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है।
जैसे किसी ड्रग का इफेक्ट आ रहा है कि वो पसीने की ग्रंथि को रोक दे रहा है, पसीने की ग्रंथियों को कोई ड्रग है जो रोक दे रहा है। अब उससे क्या है कि पसीना नहीं निकलेगा, ये ड्रग एक्शन है कि पसीना नहीं निकल रहा है। बट ओवरऑल कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ घंटों के बाद बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या आएगा, उसे बुखार आ जाएगा, उसे फीवर हो जाएगा, क्योंकि अंदर की टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। तो पसीना नहीं आएगा और अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी ड्रग का इफेक्ट है कि ये बुखार लाने वाला इफेक्ट देता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये ज्वर पैदा करने वाला औषधि है। अब इसी का अपोजिट रहेगा तो उसको बोल देंगे ज्वर हर औषधि है, ये पसीने को खुलकर लाने में मदद करता है। जैसे पैरासीटामोल ड्रग हो गई, हमारी उड़ूची ड्रग हो गई, ये सब जो है इस तरीके के काम को अंजाम देते हैं। तो ड्रग पोटेंसी एंड ड्रग एफिकेसी क्या है? तो ड्रग पोटेंसी क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस ए सर्टेन एक्शन। ड्रग पोटेंसी अमाउंट ऑफ ड्रग है ये, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन एक्शन। ड्रग एफिकेसी द मैक्सिमल रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय द ड्रग। तो एफिकेसी में है मैक्सिमल रिस्पॉन्स, यानी हमारा बॉडी में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो मैक्सिमम स्थिति में पहुंच रहा है, और अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस सर्टेन एक्शन। अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस सर्टेन एक्शन, ये क्या है? ड्रग पोटेंशियल। डोज क्या है? appropriate amount of drug needed to produce a certain degree of response in a patient। डोज आप लोग लिखते हैं, हमेशा ही लिखना चाहिए हमें, खासकर बीपी और शुगर की दवाओं में डोज होना बेहद जरूरी है। अगर डोज नहीं रहता तो उसका बीपी बढ़ भी सकता है, शुगर बढ़ सकता है, तो डोज इज वेरी एसेंशियल। जैसे मान लीजिए हमारे आयुर्वेद में क्या कहा गया है, चूर्ण का कितना होता है डोज? चूर्ण का होता है 3 to 6 ग्राम, ठीक है, 3 to 6 ग्राम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडवर्स ड्रग इफेक्ट, एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज एडवर्स इफेक्ट। आजकल मॉडर्न मेडिसिन में ये बहुत ज़्यादा होता है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग बहुत ज़्यादा मात्रा में ये प्रचलित हो गया है। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट acts at periphery at neuromuscular junction, centrally at cerebrospinal axis and decrease muscle tone। तो मसल के टोन को घटाने के लिए औषधियाँ जो दी जाती हैं उसको बोला जाता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। ये कहाँ कहाँ काम करती है? तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन द मसल्स एंड सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस पे काम करती हैं, ये मसल के टोन को घटाती हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है, एनेस्थीसिया जो होते हैं वो व्यापक पैमाने पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया भी होते हैं। तो बाय लोकल एप्लीकेशन कॉजेज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, दे ब्लॉक बोथ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स without causing any structural damage, without causing any structural damage। तो यहाँ पर एनेस्थीसिया क्या काम कर रहे हैं? बाय लोकल एप्लीकेशन कॉजेज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन को रिवर्सिबल रूप में लॉस करा दिया जाता है। अब ये इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। सेंसरी परसेप्शन को घटा दिया गया। दे ब्लॉक बोथ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स विदाउट कॉजिंग एनी स्ट्रक्चरल डैमेज। तो बहुत ही अच्छे ये दवा होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं मेजरली इन द सर्जिकल प्रोसीजर्स। इनके लगाने के बाद हम अगर कट भी लगा लेते हैं तो हमें सेंसरी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाती है, दर्द का एहसास भी नहीं होता। बट याद रखना चाहिए कि रिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। फेरेंजियल डेमोलिसेंट क्या होता है? soothe the throat and reduce afferent impulse from the inflamed
फेरेंजियल म्यूकोसा, यूजफुल इन ड्राई कफ। तो ड्राई कफ के रोगियों में ये फेरेंजियल डीमल्सेंट यूज किया जाता है। ये क्या करता है, थ्रोट को सूद कर देता है, यानी थोड़ा गीला कर देता है, जिससे रिड्यूस एफरेंट इम्पल्स फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड फेरेंजियल म्यूकोसा। तो वहाँ की जो भी इन्फ्लेमेटरी साइन वो है वो पहुँच नहीं पाती हैं, उनको सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। फेरेंजियल डीमल्सेंट सूखी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, म्यूकोकाइनेटिक्स इनको बोला जाता है। म्यूको यानी म्यूकस, काइनेटिक्स मतलब चलाने वाला, म्यूकस को चला देने वाली दवाएं होती हैं ये। इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को कम करके आप किसी भी चीज़ को चला सकते हैं। तो इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ा देता है, facilitating its removal by coughing. The expectorant is very essential for dry, not dry, it's for wet cough, यानी जो म्यूकस बाहर आता हुआ खांसी, बलगम वाली खांसी होती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये। एंटीट्यूसिव एक्ट ऑन सीएनएस, एंटीट्यूसिव एक्ट्स ऑन सीएनएस, द इंक्रीज थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर, पेरिफेरली dorsal impulse in respiratory ट्रैक्ट। तो एंटीट्यूसिव ड्रग्स होती हैं जो कि सीएनएस और पेरिफेरी दोनों जगह पर काम करती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कार्डिनल फीचर्स ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया यानी सार्वदैहिक संज्ञाहरण, सार्वदैहिक संज्ञाहरण के 4 जो हैं कार्डिनल साइंस होते हैं, कार्डिनल फीचर्स होते हैं। तो लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, मसल रिलैक्सेशन, unconsciousness and evolution of reflexes. Evolution of reflexes is very important. इसमें हम क्या करते हैं कि टॉर्च जलाकर आंखों की पुतलियों को देखते हैं, अगर वो रिस्पॉन्स कर रही है तो हम नहीं कर पाते हैं। अनकॉन्शियसनेस होना चाहिए, मसल रिलैक्सेशन, लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। तो जनरल एनेस्थीसिया इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सर्जिकल treatments like removal of appendix, अपेंडिक्स को रिमूवल करना है, कोई ओपन सर्जरी करनी है, हमारे गाल ब्लैडर की सर्जरी करनी है, पेंक्रियास की करनी है, तो इसमें जनरल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट आती है। सेडेटिव क्या है, सबड्यूस एक्साइटमेंट काम्स द सब्जेक्ट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। देखो सेडेटिव्स ड्रग्स जो होती हैं कि एक्साइटमेंट को कम कर देती हैं और पेशेंट को काम कर देती हैं, यानी उसको दिमाग को ठंडा कर देती हैं बिना बिना जो है नींद पैदा किए हुए। हिप्नोटिक क्या होती है, इंड्यूस मेंटेन द स्लीप। हिप्नोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो स्लीप को लाती भी हैं और उसे मेंटेन भी किए रहती हैं। ठीक है, कुछ दवाएं जो है इंड्यूस कर देती हैं, मेंटेन नहीं रख पाती, बट कुछ दवाएं मेंटेन भी करती हैं और इंड्यूस भी करती है। तो हिप्नोटिक जो है दोनों कार्य करता है, या तो इंड्यूस करे या तो मेंटेन ऑफ द स्लीप उसको बोलेंगे। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड आउटपुट इन ए हाइपोडायनामिक हार्ट विदाउट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन। ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन को क्या कर रहा है ये, विदाउट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी and output in an hypodynamic heart without increase in oxygen consumption। ठीक है, तो हाइपोडायनामिक हार्ट क्या होता है, जिसकी हार्ट रेट वगैरह कम हो जाती है, उसको बढ़ाने का काम करता है विदाउट इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजम्पशन। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, जो कि हमारे पेशाब को बढ़ाते हैं। ड्रग विच कॉजेज ए नेट लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन यूरिन। सोडियम एंड वाटर और वाटर को बाहर निकालने वाली दवा डायूरेटिक्स कहलाती है। हेमाटिनिक्स क्या होते हैं, फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड।
तो ये जो ड्रग्स हैं ये जनरली हमें कब दिए जाते हैं, जब किसी पेशेंट को एनीमिया की शिकायत होती है, जिसका ब्लड फॉर्मेशन या एचबी परसेंटेज बहुत कम रहता है। ठीक है, एचबी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम अगर रहेगा तो ये इस क्लास की मेडिसिन हमें दिया जाता है। हाइपोलिपिडियामिक ड्रग्स क्या होती हैं? ड्रग विच लोअर द लेवल ऑफ लाइपोप्रोटीन इन द ब्लड। हाइपोलिपिडेमिक लाइपोप्रोटीन्स को कम करती हैं। कार्मिनेटिव ड्रग क्या होती है? एक्सपल्सन ऑफ गैसेस फ्रॉम जीआईटी। कार्मिनेटिव ड्रग्स जो होती हैं वो गैस को बाहर निकाल देती हैं जीआई ट्रैक्ट। लग्जेटिव ड्रग्स क्या होती हैं? causes elimination of soft but formed stool, mild action। ठीक है, लग्जेटिव जो है माइल्ड एक्शन की होती हैं और परगेटिव जो है causes more fluid evacuation, stronger एक्शन इनका होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लग्जेटिव और परगेटिव में अंतर बताओ। तो परगेटिव जो है तगड़ा होता है, ये विरेचन का काम समझ लीजिए करता है, तगड़ा विरेचन। स्ट्रॉन्ग एक्शन परगेटिव, मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन। बट इसमें क्या है? सॉफ्ट बट फॉर्म। सॉफ्ट टिश्यू निकलेगा बट पक्का पक्का निकलेगा, यानी पका हुआ मल बाहर आता है। इसमें कच्चा मल भी निकल सकता है परगेटिव से। चिलेटिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो कि ड्रग्स विच कॉम्प्लेक्स विद द मेटालिक आयन यूजफुल इन हैवी मेटल पॉइजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि हैवी मेटल पॉइजनिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? तो EDTA का इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो है एक चिलेटिंग एजेंट है। इसको चिलेट थेरेपी भी कहा जाता है। हैवी मेटल पॉइजनिंग में इस्तेमाल किया जाता है ये द्रव्य। इसके बाद हम लोग विटामिन के बारे में बात करते हैं कि नॉन एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसमें ये एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पाती बट हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। विटामिन कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या है? एसिटिकोलिन, कार्बेकॉल, मस्करिन, पिलोकार्पिन। एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन, हायोसिन, हेमाटोपिन, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये क्लास ऑफ मेडिसिन और उसके एग्जाम्पल यहाँ पर बताए जा रहे हैं। सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक्स, मीड्रिएटिक्स, साइक्लोपेंटेलोइड एंड ट्रोपिकेमाइड। एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पाज्मोटिक, प्रोपेनफ्लिन एंड डाइक्लोमीन, पिरेंजापिन, टेलेंजापिन। एंटी पार्किंसोनिज्म में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो बेंजहेक्सोल एंड बेंजट्रोपिन। गैंग्लियनिक ब्लॉकिंग, हेक्सामेथोनियम। एड्रेनर्जिक ड्रग, प्रेशर एजेंट। तो एड्रेनर्जिक ड्रग जो होते हैं वो कई तरीके के काम तरीके की होते हैं, जैसे कि प्रेशर एजेंट नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन एंड फेनाइलेफ्रिन। कार्डियक स्टिमुलेंट एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन, एफेड्रिन, ड्यूबिटामाइन। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होता है? ब्रोंकोडाइलेटर्स जो होते हैं एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालामिन, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन एंड साल्मेट्रोल। तो ये जो साल्ब्यूटामोल है ये क्या करता है? ब्रोंकोडाइलेटर्स का काम करता है। कभी भी सांस नलियों में रुकावट पैदा हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ब्रोंकोडाइलेटर्स देना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि एड्रेनालिन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कई जगह एड्रेनालिन है, इसीलिए एड्रेनालिन को इमरजेंसी ड्रग के अंतर्गत रखा गया है। नेसल डिकॉन्जेस्टेंट एफेड्रिन, सूडोएफेड्रिन, फिनाइल प्रोफेनोलामिन। ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट जो ड्रग है ये एफेड्रिन, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने वाली जो दवाएं हैं
होती हैं उसमें इन दवाओं का नाम होता है एफेड्रिन, एम्फेटामिन और डेक्साफेटामिन। एनोरेक्टिक फेनफ्यूरामिन, यूट्राइन रिलैक्सेंट, आइसोसुप्रीन, साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटलिन। तो इतने प्रकार की एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत अधिक इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव फिनॉक्सीबेंजामिन, कॉम्पिटिटिव, नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं यहाँ पर बताए जा रहे हैं आपको। एर्गोटामिन, डाईहाइड्रो एर्गोटामिन एंड सिलेक्टिव में अल्फा 1 ब्लॉकर। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं पीजी एंट्रेंस में, लेकिन आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर याद होने चाहिए। तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव ब्लॉकर्स। जो मेटाप्रोलोल है इम्पोर्टेंट है, बीटा ब्लॉकर समझ रहे हैं आप लोग। यही जो ब्लॉकर है ना, ये ये कहाँ मौजूद होता है जान रहे हैं? मेटाप्रोलोल किसी को याद है कि यहाँ पे मौजूद होता है ये? बीपी को कम करने की दवाएं के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मेटाप्रोलोल। जितनी भी बीपी की दवाइयाँ होती हैं उसमें उसमें ये केमिकल डलता है। ये क्या है? सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर। एक सेकंड एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़िए, मसल रिलैक्सेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग, नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, डायरेक्ट एक्टिंग। यहाँ पर मसल रिलैक्सेंट जब भी किसी को झटके आने लगे हाथों में पैरों में, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग में पहला आ रहा है नॉन डिपोलराइजिंग एंड डिपोलराइजिंग ब्लॉकर, सक्सिनल कोलिन, डिकैमेथोनियम, एंट्राक्यूरियम। तो ये एंट्राक्यूरियम क्या है? नॉन डिपोलराइजिंग। डायरेक्ट एक्टिंग है डेंड्रोलिन सोडियम, क्यूनिन भी एक प्रकार का डायरेक्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट केमिकल होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं क्यूनिन किसकी दवा होती है? आप लोग बता सकते हैं, बताओ। क्यूनिन इज फेमस ड्रग फॉर विच डिजीज? मलेरिया। तो मलेरिया में भी तो हाथों में झटके वगैरह आने लगते हैं ना, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो आप। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, मेफेल्सिन ग्रुप, बेंजोडाइजापिन। तो डाइजेपाम जो होता है बहुत ही ज़्यादा सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, मतलब दिमाग को ही रोक देगा, डाइजेपाम।
तो बहुत अधिक झटके आते हैं तो डाइजेपाम वगैरह दिए जाते हैं। गावा डेरिवेटिव्स भी दिया जा सकता है, बैक्लोफेन नाम से एक आती है दवा। तो अगर पेशेंट में झटके वगैरह आने लगते हैं तो लोग पेशेंट डर जाते हैं, उनके रिलेटिव्स भी डर जाते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, क्लास ऑफ मेडिसिन है, उसमें से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग दवाओं का, तो इससे मसल रिलैक्सेंट तुरंत हो जाता है। लोकल एनेस्थेटिक में प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, लिडोकेन, लिग्नोकेन इसे कहा जाता है, सिनोकेन, बेंजोकेन। फेरेंजियल डेमोलिसेंट में ग्लिसरीन एंड ल्यूकोराइस। ठीक है, ग्लिसरीन जो है बहुत अच्छा होता है, ये गले को सूदिंग इफेक्ट देता है। एक्सपेक्टोरेंट यानी म्यूकोकाइनेटिक्स में आता है सोडियम के सिट्रेट वसाका। अमोनियम क्लोराइड जो है रिफ्लेक्स एक्टिंग होता है। आजकल की जो दवाओं में आप लोग देखते होंगे अमोनियम क्लोराइड मिलाया जाता है, ये क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्टिंग। म्यूकोलिटिक में ब्रोमोहेक्सिन, एसिटिल हेक्सिन, एसिटिल सिस्टीन। लेकिन मैं बता दूं इन दवाओं से ज़्यादा काम नहीं होता है। अगर एक्सपेक्टोरेंट का काम लेना है ना तो आयुर्वेदिक औषधियों को इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये सभी कार्य करती हैं बट उतने अच्छी तरीके से नहीं कर पाती हैं। कहीं ना कहीं एक केमिकल मान लीजिए ये म्यूकोलिटिक का काम कर रहा है तो यही इसके इसमें ही डला हुआ अमोनियम क्लोराइड उसको दाबने का भी कार्य कर देता है। तो बहुत ही ज़्यादा इन दवाओं पर हमें नहीं जाना चाहिए। हमें अगर बलगम को निकालना है तो वासा का इस्तेमाल करना चाहिए, वासा अवलेह से बनाई हुई, या फिर एक पतंजलि की एक एक सिरप आती है, क्या आप लोग जानते हैं उस सिरप का नाम क्या है? पतंजलि की एक कफ सिरप आती है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारे केमिकल हैं, लगभग 59 केमिकल हैं, तुलसी है, ओसियम सैंक्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका काढ़ा भी आता है और उसका स्वासारी वात उसको बोला जाता है, स्वासारी वात, और ये स्वासारी सिरप भी आता है। तो उसका इस्तेमाल खांसियों में आजकल की मॉडर्न प्रैक्टिशनर भी करने लगे हैं, तो आप लोग उसे ट्राई कीजिएगा, खांसी में बहुत अधिक फायदे देते हैं। ओपियोइड एंटीट्यूसिव ड्रग, तो ओपियोइड कोडीन, मॉर्फिन, नॉन ओपियोइड नोस्कोपिन एंड डेक्सामेथ्रोपिन, एंटीहिस्टामिनिक क्लोरोफेरामिन एंड प्रोमेथाजिन। ड्रग यूज इन ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा में कौन कौन सी दवाएं यूज की जाती हैं वो आप लोग को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर्स आपको चाहिए होगा कोई ना कोई, उसमें आप ये सारे ब्रोंकोडायलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आपने साल्ब्यूटामोल का इस्तेमाल कर लिया ब्रोंकोडायलेटर के फॉर्म में। अब मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आप लोगों को एक यूज करना होगा, तो केटोफिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको चलाने होंगे जो कि एक स्टेरॉयडल मेडिकेशन है। ये क्या है, स्टेरॉयडल है। इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन्हेलेशन सिस्टेमिक दे सकते हैं, इन्हेलेशन सिस्टेमिक तो इंजेक्शन से देना पड़ेगा, इन्हेल करने से तुरंत आराम मिलता है। बीक्लेमेथासोन, तो ये जो केमिकल्स हैं ये इन्हेलेशन के द्वारा कार्टिकोस्टेरॉइड को लंग्स में डायरेक्टली पहुंचाया जाता है, जहां तुरंत इन्फ्लेमेशन रुक जाता है। अगर कोई टिश्यू डैमेज है और वहाँ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, तुरंत आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाना चाहिए लंग्स के केस में, क्योंकि लंग्स जो है जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी ऑर्गन है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, सल्फोनिल यूरिया ग्रुप। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या होती हैं, जो कि ग्लाइसेमिक को कम करती हैं, यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो होती हैं वो अम, शुगर की मात्रा कम करती है, वो शुगर की मात्रा को कम करती हैं, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक से ड्रग्स जो होती हैं
एक बार देख लेते हैं क्या है इसका रियल मीनिंग, क्योंकि या तो बढ़ाएगा तो घटाएगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग में। जो हाइपोग्लाइसेमिक बताती है। हाइपोग्लाइसेमिक जो होती है ना, वो हाइपोग्लाइसीमिया जो होती है वो तो ग्लूकोज की कमी को बोलते हैं ना। तो ये जो है ग्लूकोज की कमी को पूरा करती है शायद हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि ड्रग यूज्ड इन डायबिटीज ट्रीट डायबिटीज mellitus बाय अल्टरिंग द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो ये वही ड्रग है, डायबिटीज वाली ड्रग है। इसको एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट बोला जाता है। इसको लोग हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग भी बोला जाता है। ठीक है, यानी हाइपोग्लाइसेमिक कर देना। तो ये कुल मिलाकर DM2 का मेडिसिन है, DM2 मेडिकेशन। इसमें जो है बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। ग्लिसराइड और टॉलब्यूटामाइड, फिनाइटफॉर्फिन, मेटामॉर्फिन, एकार्बोज। तो ये सारे जो ड्रग्स हैं सल्फोनिल यूरिया ग्रुप। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या है, इन्हेलेशन में और आईवी में। इन्हेलेशन में गैस N2O और इन्हेलेशन में लिक्विड ईथर हेलोथेन एंथोफिरिन। तो ये सारी दवाएं इस्तेमाल किया जाता है। आईवी में इंड्यूसिंग थियोपेंटोन सोडियम प्रोपोजल, स्लोअर एक्टिंग बेंजोडाइजापिन, डाइजेपाम, लोराजेपिन, मिडजोलोन, डिसोसिएटिव केटामिन, न्यूरोलेप्टिक एटेनिल और ड्रोपेरिडोल। तो इसमें से आपको सभी दवाएं नहीं याद रखनी है, कुछ ही दवाएं याद रखनी है। सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्या कार्य करती हैं, वो सुलाने का कार्य करती हैं। सेडेटिव मतलब आराम दिलाने के लिए और हिप्नोटिक यानी सुलाने के लिए। तो बारबिटरेट का इस्तेमाल सेडेटिव के तौर पे किया जाता है। फेनोबारबिटोन, मेफोबारबिटोन एंड थियोपेंटोन। बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जेंट। डाइजेपाम डाइजेपाम डाइजेपाम। तो जो डाइजेपाम है ये एक अच्छा हिप्नोटिक ड्रग है, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्जेंट, ये सारे हो गए। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यानी एपिलेप्सी के दौरान दिया जाने वाला ड्रग क्या क्या है। गाबापेंटिन, गाबा दिया जाता है एपिलेप्सी में। ठीक है, क्योंकि एपिलेप्सी में हमारे नर्व कंडक्शन यानी जो एक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, नर्व कंडक्शन बढ़ जाता है, हाई लेवल ऑफ। तो गाबा देने से क्या होता है, गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड ये तुरंत ही ब्लॉक कर देता है चैनल को, यहाँ पर रोक देता है, जिससे नर्व इम्पल्स काम ही नहीं करती है और बंद हो जाता है। ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक जो होते हैं वो दर्द को ख़त्म करने के लिए दिए जाते हैं। तो नेचुरल में मॉर्फिन कोडीन, सेमी सिंथेटिक में डाई एसिटिल मॉर्फिन। डाई एसिटिल मॉर्फिन को ही हीरोइन कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरोइन किसको कहा जाता है, डाई एसिटिल मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन का सेमी सिंथेटिक फॉर्म है ये। सिंथेटिक फॉर्म में पैथिडीन, फेंटेनिल, डेक्स्ट्रोप्रोसिक्सिन, ट्रेमाडोल। नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स में क्या है, सैलिसिलेट ग्रुप्स, एस्पिरिन, सैलिसिलामाइड, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, आइबुप्रोफेन, नेप्रोसिक्स, डाइक्लोफेनाक है, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव,
डाइक्लोफेनाक, तो ये सारे सल्फिनामाइड, ये सारे ड्रग। पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल का जो साइंटिफिक नेम है एसिटोमिनोफेन है। ठीक है, पैरासीटामोल का ये नाम है एसिटोमिनोफेन। ये है पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव। एंटी एंजाइनल ड्रग्स, तो एंजाइना जब होती है तो हमारे चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के दौरान होता है, तो इसमें हमें नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी ट्राइनाइट्रोट ग्लिसरीन। ठीक है, ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरीन, ग्लिसरेट ट्राइनाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। बीटा ब्लॉकर प्रोपेनॉल, मेटाप्रोपिलॉल, एटिनोलॉल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरापैमिल, निफेंडिपिन, फेलोडिपिन, एमिलोडिपिन। देखो ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एमिलोडिपिन है। ठीक है, एमिलोडिपिन, एमिलोडिपिन जो कार्य करती है वो एक 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 दवा आती है एम्लो प्लस 80। ठीक है, इसी तरह एक नाम की एक ड्रग आती है एम्लो प्लस 80, उसमें एम्लोडिपिन का कंटेंट मौजूद होता है। एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये ब्लड प्रेशर की दवा है। कैल्शियम चैनल ओपनर निकोडामीन, निकोडेंडिल एंड फिनास्केडल, तो ये जो है इसकी हो गई। ड्रग यूज्ड इन टर्मिनल अटैक ऑफ एंजाइना, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बिल डाइनाइट्रेट। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में क्या क्या आएगा? बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर, ACE एंटियोटेंसिन एगोनिस्ट, लोसार्टन। तो ये जो हैं सारे क्या हैं? वेसोडाइलेटर्स। वेसोडाइलेट कर दोगे तो भी तो जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सोडियम नाइट्रोक्साइड। तो बीपी को कम करने के तरीके बहुत सारे हैं, समझ रहे हैं? बीपी को कम करने के तरीके बहुत सारे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक दो तीन को ब्लॉक कर देते हैं जिससे बीपी नॉर्मल आ जाती है। दो तीन को उसमें से ब्लॉक कर दीजिए, बीपी नॉर्मल फिर भी नहीं हो रहा है तो एक दो को और ब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, एक दो को और ब्लॉक करवा दीजिए, बीपी नॉर्मल रहता है। डायूरेटिक्स, हाई एफिकेसी फ्यूरोसामिड, ब्यूमेटानिड, मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स थायजाइड, ज़ैंथीन, ये सब वीक एफिक, ये डायूरेटिक्स एक प्रकार के हैं। एसिडिफाइंग अल्कलाइजिंग एजेंट अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम सिट्रेट। तो पोटेशियम सिट्रेट और अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम एसिडिफाइंग और अल्कलाइजिंग एजेंट के रूप में करते हैं। तो ये भी बफर सोल्यूशन ही होता है, दोनों बफर ही हैं, बट बफर में ये बेसिक पीएच का होता है, ये पीएच मोर देन 7 और ये पीएच लेस देन 7। ऐसा नहीं कहिएगा कि एसिड दिया जा रहा है, वो बफर सोल्यूशन होता है। कोगुलेंट्स विटामिन के, फिब्रिनोजन, रूटिन, इथेनसिलेट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आज की क्लास रखते हैं 306 से। इसके बाद हम लोग कल क्लास पढ़ेंगे। कल आपका हो सकता है मॉक टेस्ट 4 रहे और उसमें संपूर्ण सिलेबस आएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट 4 रहेगा कल आपका, उसमें पूरा संपूर्ण सिलेबस पूछा जाएगा। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।